जरा इस बर्तन को देखिए। ये सिर्फ मिट्टी का एक टुकड़ा नहीं है, ये हजारों साल पहले बलूचिस्तान के नाल इलाके में किसी के हाथों से बना था। और इसकी सतह पर ये जो डिजाइन्स है ना, ये एक बहुत बड़ी कहानी कह रहे हैं। ये कहानी है इंसानी इतिहास के सबसे बुनियादी बदलाव की, एक ऐसी क्रांति की जिसने हमें शिकारी से किसान बना दिया। सोचिए, एक दुनिया जहां हर रोज का मकसद सिर्फ पेट भरना था, शिकार करना, फल फूल इकट्ठा करना। उस दुनिया से हम ऐसे समाज तक कैसे पहुंचे जहां लोग गांव बसाकर रहने लगे, खेती करने लगे और ऐसी खूबसूरत कलाकृतियां बनाने लगे। चलिए आज इसी महान सफर की कहानी को समझते हैं। आज हम जिस सफर पर निकल रहे हैं उसका रास्ता हमें दिखाया है इतिहासकार उपिंदर सिंह की किताब ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया ने। हम खास तौर पर इसके तीसरे चैप्टर द अर्लीस्ट विलेजेस एंड द राइज ऑफ फार्मिंग पर फोकस करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में वो कौन सी चिंगारी थी जिसने नवपाषाण क्रांति को हवा दी, और कैसे खेती ने सिर्फ हमारे खाने का तरीका ही नहीं बल्कि हमारे समाज, हमारी बस्तियों और हमारी पूरी दुनिया को ही एक नया रूप दे दिया। तो आगे क्या क्या होने वाला है? सबसे पहले हम उस महान बदलाव को समझेंगे, फिर हम मेहरगढ़ चलेंगे जो उस पुरानी दुनिया में एक खिड़की की तरह है। इसके बाद हम इस बड़ी बहस में उतरेंगे कि भाई इंसानों ने खेती करना शुरू ही क्यों किया। हम उन वैज्ञानिक सुरागों को देखेंगे जो पुरातत्वविदों को धूल में मिलते हैं। फिर देखेंगे कि ये क्रांति पूरे उपमहाद्वीप में कैसे फैली, और आखिर में हम इस क्रांति की उस विरासत पर गौर करेंगे जो आज भी हमारी दुनिया को शेप देती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, वो महान परिवर्तन। लाखों सालों तक हम इंसान शिकारी संग्राहक थे। जिंदगी पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। इंसान ने प्रकृति से सिर्फ लेना नहीं सीखा, बल्कि प्रकृति के साथ मिलकर भोजन पैदा करना सीखा। ये सिर्फ एक नई तकनीक नहीं थी, ये जीने का एक बिल्कुल नया तरीका था। इस बदलाव के असर को समझाने के लिए ही महान पुरातत्वविद वी गॉर्डन चाइल्ड ने नवपाषाण क्रांति या नियोलिथिक रेवोल्यूशन शब्द का इस्तेमाल किया। नियोलिथिक का मतलब होता है नया पाषाण युग, लेकिन चाइल्ड का कहना था कि असली क्रांति पत्थर के नए औजारों में नहीं बल्कि खाना पैदा करने की शुरुआत में थी। हाँ, ये कोई एक रात में हुआ चमत्कार नहीं था, ये हजारों साल तक चली एक धीमी प्रक्रिया थी। लेकिन इसके नतीजे इतने गहरे थे, जैसे कि गांव, बढ़ती आबादी, नए समाज, कि इसे क्रांति कहना ही सही है। अब देखिए, एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि खेती का आइडिया किसी एक जगह पर नहीं आया और फिर वहां से पूरी दुनिया में फैला। जैसा कि ये नक्शा दिखा रहा है, ये एक ऐसा विचार था जिसका समय आ चुका था। ये दुनिया के कई हिस्सों में अपने आप पनपा। पश्चिम एशिया में गेहूं और जौ उगाए गए, चीन में चावल, अमेरिका में मक्का, और हाँ, भारतीय उपमहाद्वीप में भी। इन इलाकों को न्यूक्लियर जोन कहते हैं क्योंकि यहाँ वे जंगली पौधे और जानवर पहले से मौजूद थे जिन्हें इंसान पालतू बना सकता था। तो इस पूरी प्रक्रिया की जड़ में क्या है? वो है ये शब्द डोमेस्टिकेशन, यानी पालतू बनाना। ये सिर्फ जंगली जानवरों को पकड़ना या अनाज इकट्ठा करना नहीं है, ये प्रकृति में इंसानी दखलंदाजी है। इसका मतलब है पौधों और जानवरों को उनके कुदरती माहौल से निकालकर अपनी देखरेख में उनकी नस्लें बढ़ाना, ताकि वो इंसानों के लिए ज्यादा फायदेमंद बन सकें। जैसे जंगली गेहूं की बाली पकने पर खुद ब खुद बिखर जाती है, लेकिन शुरुआती किसानों ने उन पौधों को चुना जिनकी बालियां मजबूत थीं और कटाई के वक्त बिखरती नहीं थीं। ये एक तरह की धीमी जेनेटिक इंजीनियरिंग थी। चलिए अब इस महान बदलाव को भारतीय उपमहाद्वीप के चश्मे से देखते हैं, और इसके लिए हमें चलना होगा पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बोलन दर्रे के पास बसे मेहरगढ़। 1974 में खोजी गई ये जगह किसी खजाने से कम नहीं है। ये उस प्राचीन दुनिया में झांकने के लिए एक खिड़की की तरह है जहां जमीन की परतें हमें लगभग 9000 साल पहले से लेकर कांस्य युग तक की पूरी कहानी बताती हैं। ये हमें दिखाती है कि वो बदलाव, वो शिकारी से किसान बनने का सफर असल में कैसा दिखता था। मेहरगढ़ की कहानी कई परतों में दबी हुई है। पुरातत्वविदों ने इसे अलग अलग दौर में बांटा है। हम शुरुआती 3 पर ध्यान देंगे। पहला दौर, जो लगभग 7000 ईसा पूर्व का है, उसे कहते हैं असिरेमिक नियोलिथिक। मतलब वो किसान तो थे, गांव में भी रहते थे, लेकिन उन्हें मिट्टी के बर्तन बनाने नहीं आते थे। दूसरे दौर में मिट्टी के बर्तन आ जाते हैं। और तीसरा दौर है चालकोलिथिक, यानी पत्थर के साथ साथ तांबे का इस्तेमाल भी शुरू हो गया था। ये टाइमलाइन हमें हजारों सालों में हुए धीरे धीरे विकास को समझने में मदद करती है।
तो जरा सोचिए, आज से करीब 9000 साल पहले की दुनिया। लोग कच्ची ईंटों के बने घरों में रहते थे। ये घर शायद अनाज रखने के गोदाम की तरह भी काम आते थे। वो पत्थर और हड्डी के औजार इस्तेमाल करते थे, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात है उनका ट्रेड नेटवर्क। मिट्टी के बर्तन नहीं थे, फिर भी वे सैकड़ों किलोमीटर दूर से चीजें ला रहे थे। अफगानिस्तान से लाजवर्द, मध्य एशिया से फिरोजा और 500 किलोमीटर दूर समुद्र तट से शंख। मतलब ये कोई अलग थलग पड़ा गांव नहीं था, ये एक कनेक्टेड दुनिया का हिस्सा था। सिर्फ जिंदगी ही नहीं, मौत के बाद की दुनिया के बारे में भी मेहरगढ़ के लोगों की सोच काफी गहरी थी। यहां मिले कब्रों के तरीके बहुत कुछ बताते हैं। शवों को मुड़ी हुई हालत में दफनाया जाता था, शायद पुनर्जन्म का प्रतीक। उन्हें अक्सर लाल गेरू से रंगा जाता था। और कब्रों में सिर्फ शव नहीं, बल्कि उनके साथ ग्रेव गुड्स भी रखे जाते थे, जैसे मनकों के हार, पत्थर के औजार। कुछ कब्रों में तो शवों के पास बलि दी गई बकरियों के कंकाल भी मिले हैं, शायद परलोक के सफर के लिए। ये उनके आध्यात्मिक विश्वासों का पक्का सबूत है। और अब आते हैं उस चीज पर जिसने ये सब मुमकिन बनाया, खेती। मेहरगढ़ की सबसे पुरानी परतों से ही जौ और गेहूं की खेती के पक्के सबूत मिले हैं। और खास बात यह है कि यहाँ जौ की जंगली और पालतू दोनों किस्में एक साथ मिली हैं। इससे ये साफ हो जाता है कि मेहरगढ़ सिर्फ एक खेती करने वाली बस्ती नहीं थी, बल्कि ये जौ को पालती बनाने की प्रक्रिया का एक मेन सेंटर था। वो एक दो नहीं, बल्कि जौ और गेहूं की कई किस्में उगा रहे थे। खेती के साथ साथ एक और कहानी चल रही थी, पशुपालन की। ये कहानी हमें जानवरों की हड्डियां सुनाती हैं। शुरुआती दौर में जंगली जानवरों की हड्डियां ज्यादा मिलती हैं, यानी शिकार अब भी जरूरी था। लेकिन धीरे धीरे पालतू भेड़ों, बकरियों और सबसे जरूरी मवेशियों की हड्डियां बढ़ने लगती हैं। पहले दौर के खत्म होते होते मवेशी सबसे अहम जानवर बन गए थे। ये शिकार पर निर्भरता से पशुपालन पर आधारित अर्थव्यवस्था की तरफ एक बहुत बड़ा बदलाव था। मेहरगढ़ में तरक्की की रफ्तार रुकी नहीं। दूसरे दौर में मिट्टी के बर्तन बनाने की तकनीक आ गई, जो खाना पकाने और अनाज जमा करने के लिए एक गेम चेंजर थी। पहले हाथ से, फिर चाक पर बर्तन बनने लगे। इसी दौर में कपास के बीज भी मिलते हैं, जो दुनिया में कपास की खेती के सबसे पुराने सबूतों में से एक हो सकते हैं। तीसरे दौर तक तो शिल्पकारी बड़े पैमाने पर होने लगी थी। और सबसे बड़ी बात, धातु गलाने वाली प्यालियों में तांबे के निशान मिले हैं। ये धातु के इस्तेमाल की शुरुआत थी, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो आगे चलकर सभ्यताएं बनाने वाली थी। ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि खेती कैसे हुई, कहाँ हुई, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल सवाल तो अब भी बाकी है, आखिर हुई ही क्यों? शिकारी संग्राहक की जिंदगी कई मामलों में आसान थी, तो फिर ये मेहनत भरा रास्ता क्यों चुना गया? ये एक बहुत बड़ी बहस है और इसका कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए कई थियोरीज हैं। वी गॉर्डन चाइल्ड ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की वजह से सब कुछ सूखने लगा, तो इंसान, जानवर और पौधे पानी के पास इकट्ठा होने को मजबूर हो गए और वहीं से खेती शुरू हुई। रॉबर्ट ब्रेडवुड ने कहा कि नहीं, ये तो इंसानी दिमाग के विकास का नतीजा था। लुइस बिनफोर्ड जैसे विद्वानों का मानना था कि बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए नए तरीके खोजना मजबूरी बन गया था। और केंट फ्लैनरी ने एक पॉजिटिव फीडबैक लूप का आइडिया दिया कि कई छोटे छोटे कारण एक दूसरे को बढ़ावा देते चले गए। इस पॉजिटिव फीडबैक लूप को समझने का सबसे अच्छा तरीका है मक्के की कहानी। ये जो जंगली घास आप देख रहे हैं, इसका नाम है टियोसिंटे। ये मक्के का पूर्वज है। इसके दाने कितने छोटे और कम हैं, लेकिन प्राचीन लोगों ने इसके साथ प्रयोग करना शुरू किया। हर पीढ़ी में उन्होंने थोड़े बेहतर दानों वाले पौधों को चुना और बोया। हजारों सालों की इस मेहनत का नतीजा है आज का मक्का। यही है पॉजिटिव फीडबैक। थोड़ी सी कामयाबी ने और मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे और बड़ी कामयाबी मिली। तो ये सारे राज, ये कहानियां आखिर पुरातत्वविदों तक पहुंचती कैसे हैं? क्या वो सिर्फ अंदाजा लगाते हैं? नहीं, इसके पीछे है पक्का विज्ञान। चलिए अब उन जासूसी तकनीकों को समझते हैं जिनसे धूल में छिपे ये सुराग खोजे जाते हैं। इस जासूसी की सबसे अहम ब्रांच है पुरा वनस्पति विज्ञान या आर्कियोबॉटनी। ये वैज्ञानिक एक तरह से पौधों के जासूस होते हैं। वे पुरातात्विक जगहों से मिले प्राचीन पौधों के अवशेष, जैसे बीज, लकड़ी का कोयला और परागकण का अध्ययन करते हैं। इन छोटे छोटे सुरागों से वो ये बता सकते हैं कि लोग क्या खा रहे थे, उस वक्त का माहौल कैसा था और कोई पौधा जंगली था या पालतू। लेकिन एक दिक्कत है, ये बीज अक्सर जले हुए और बहुत छोटे होते हैं। उन्हें मिट्टी से कैसे अलग किया जाए? इसके लिए पुरातत्वविद एक बहुत ही क्लेवर तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं फ्लूटेशन।
और ये जो मशीन आप देख रहे हैं, ये इसी प्रक्रिया का दिल है। इस तकनीक के बिना हमें प्राचीन खेती के बारे में बहुत कम पता होता। ये काम कैसे करती है? बहुत ही सिंपल है। खुदाई से लाई गई मिट्टी को धीरे धीरे पानी में डाला जाता है। अब मिट्टी, कंकड़ जैसी भारी चीजें डूब जाती हैं, लेकिन जले हुए पौधे के अवशेष जैसे बीज और कोयला हल्के होने की वजह से पानी पर तैरने लगते हैं। फिर इन तैरते हुए अवशेषों को एक महीन जाली से इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर माइक्रोस्कोप के नीचे असली जासूसी शुरू होती है। फ्लोटेशन के अलावा और भी कई सुराग हैं। जैसा हमने पहले बात की, पालतू अनाज का साइज और शेप जंगली अनाज से अलग होता है। जानवरों की हड्डियों से भी पता चलता है कि पालतू जानवर अपने जंगली पुरखों से छोटे होते थे। एक और कमाल की तकनीक है पराग विश्लेषण। इससे पता चल जाता है कि कब जंगलों को खेती के लिए साफ किया गया था। यहां तक कि पत्थर की दरांती पर पड़े सूक्ष्म निशान भी ये साबित कर सकते हैं कि उससे अनाज काटा गया था। चलिए अब मेहरगढ़ से थोड़ा जूम आउट करते हैं, क्योंकि कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं है, ये एक बड़े और जीवंत दुनिया का हिस्सा था। अब हम देखेंगे कि यह क्रांति बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिमी उपमहाद्वीप के दूसरे हिस्सों में कैसे फैली और कैसे गांव का एक पूरा उपमहाद्वीप ही बस गया। इस नक्शे को देखिए, ये उस दौर का एक स्नैपशॉट है। आप देख सकते हैं कि मेहरगढ़ के अलावा क्वेटा, लोरालाई, गोमल घाटी जैसी जगहों पर कितनी सारी बस्तियां थीं। ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं, व्यापार और विचारों का लेन देन करती थीं। ये मिलकर एक ऐसी संस्कृति बना रही थीं जिसकी अपनी अलग अलग पहचान थी। और इन अलग अलग इलाकों की अपनी एक पहचान थी, जिसका सबसे खूबसूरत सबूत मिलता है उनके मिट्टी के बर्तनों में। जैसे नाल संस्कृति के बर्तनों पर कई रंगों से ज्यामितीय पैटर्न और जानवरों के चित्र बने होते थे। वहीं दूसरी तरफ कुल्ली संस्कृति के बर्तनों की खास पहचान थी उन पर बने मवेशियों के चित्र, लंबा शरीर, बड़ी बड़ी गोल आंखें। ये सिर्फ बर्तन नहीं थे, ये उनकी कला और पहचान थे। जरा देखिए तो इन डिजाइन्स को, रंगों का इस्तेमाल, पैटर्न की बारीकी, ये हमें बताता है कि ये समाज सिर्फ जिंदा रहने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे थे। उनके पास हुनर था, कला की समझ थी और अपनी दुनिया को खूबसूरती से दिखाने का समय और इच्छा भी थी। ये एक विकसित और आत्मविश्वास से भरी संस्कृति की निशानी है। चलिए अब कुछ और गांवों की सैर करते हैं। किले गुल मोहम्मद में हमें चरवाहों से किसान बनने की कहानी दिखती है। राणा घुंडई अपने उन बर्तनों के लिए मशहूर हैं जिन पर कुबड़ वाले सांड बने हैं, एक ऐसा सिंबल जो आगे चलकर सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत अहम होगा। गुमला में हमें सामुदायिक चूल्हे मिलते हैं जो शायद साथ मिलकर खाना पकाने की तरफ इशारा करते हैं। और चोलिस्तान के रेगिस्तान में सूखी हुई घग्घर हाकरा नदी के किनारे तो सैकड़ों बस्तियां मिली हैं जो एक पूरी नदी घाटी सभ्यता की कहानी कहती हैं। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? इन छोटे छोटे गांवों से शुरू हुई कहानी आखिर हमें कहां ले जाती है? अब हम इन सारे धागों को एक साथ जोड़ेंगे और समझेंगे कि कैसे इस क्रांति ने सभ्यता के वो बीज बोए जिनसे आगे चलकर बड़े बड़े शहर और साम्राज्य खड़े हुए। बात सीधी सी है, खाद्य उत्पादन वो बुनियाद थी जिस पर आगे आने वाली हर चीज टिकी थी। इसने स्थायी बस्तियों को जन्म दिया, खाने की गारंटी ने आबादी को बढ़ाया। और जब समाज में जरूरत से ज्यादा खाना होता है तो हर किसी को किसान बनने की जरूरत नहीं होती। कुछ लोग दूसरे कामों में माहिर हो सकते हैं, कुम्हार, कारीगर, सैनिक, पुजारी। और यही वो चीज है जिससे आगे चलकर शहर, राज्य और साम्राज्य बनते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जैसी शहरी क्रांति इस कृषि नींव के बिना हो ही नहीं सकती थी। इसमें कोई शक नहीं कि खेती ने हमें स्थिरता और सभ्यता दी, लेकिन क्या इस कहानी का एक दूसरा थोड़ा स्याह पहलू भी है? कुछ लोगों का मानना है कि खेती इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी गलती थी। इसने हमें जमीन से बांध दिया, जिससे सामाजिक असमानता पैदा हुई। एक जगह पर रहने और जानवरों के साथ रहने से नई बीमारियां फैलीं और जंगलों की कटाई से पर्यावरण को नुकसान पहुंचना शुरू हुआ। तो ये एक वरदान था या एक अभिशाप? ये एक ऐसी जटिल विरासत है जिसके साथ हम आज भी जी रहे हैं और इस पर सोचना हम सब के लिए जरूरी है।